हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। मेंस आंसर राइटिंग करेंगे आज। अंकित गौतम की ये कॉपी है और ये टॉपर्स हैं 2021 यूपी पीसीएस बैच के। तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं, किस तरीके से वो अपने आंसर को सुचारू रूप से एग्जामिनर के दिमाग में बैठाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। कैसे उनका दिमाग स्टक करता है अच्छे नंबर्स देने के लिए। तो इस तरीके की राइटिंग अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं। इन्होंने देखो, पहला क्वेश्चन है, अरस्तु की नैतिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। 125 वर्ड में ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो अंकित लिखते हैं इसमें, अरस्तु ने अपनी नैतिक विचारधारा अपनी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स में व्यक्त की है। उसी ने पहली बार स्पष्ट किया है कि नैतिकता का संबंध स्वतंत्र रूप से किए गए कर्मों पर निर्भर है। उसने दो प्रकार के कर्मों को नैतिकता की परिधि से बाहर रखा है: बाहरी दबाव से किए गए कर्म और परिस्थिति से अनभिज्ञ लोगों के कारण किए गए कर्म। अरस्तु की नीति मीमांसा का मूल प्रश्न सर्वोच्च शुभ क्या है। उसका दावा है कि सर्वोच्च शुभ आजाद व कल्याण है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे ये लिखते हैं, उसने सद्गुणों की परिभाषा देते हुए कहा है कि सद्गुण मनुष्य की स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है और बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों से स्पष्ट होती है। अरस्तु ने सद्गुणों के संबंध में मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने सद्गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया है: बौद्धिक सद्गुण तथा नैतिक सद्गुण। इस तरह कहा जा सकता है कि अरस्तु ने पहली बार नीति शास्त्र को व्यवस्थित रूप से यानी व्यवस्थित रूप प्रदान किया। तो काफी इफेक्टिव लिखा है। और इन्होंने देखो 2-3 लाइन में कंक्लूजन भी दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये 125 शब्दों में वे भी है। 8 नंबर का प्रश्न है। तो अंकित गौतम इसमें लिखते हैं, प्लेटो ने पहली बार पूर्णतावाद विचार प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मनुष्य को संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। सुकरात की तरह प्लेटो ने 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है: विवेक, संयम, साहस तथा न्याय। पहले 3 सद्गुणों का सही अनुपात तथा सामंजस्य होने पर न्याय का सद्गुण जो कि सर्वोच्च उत्पन्न होता है। व्यक्ति के स्तर पर उसका मत है कि जो व्यक्ति अपने साहस और संयम को विवेक के अधीन रखता है उसमें न्याय का सद्गुण उत्पन्न हो जाता है। राज्य के स्तर पर 3 वर्ग हैं: प्रशासक वर्ग जो विवेक का प्रतिनिधि है, सैनिक वर्ग साहस का प्रतीक, और व्यापारी वर्ग जो वासना तथा संयम का प्रतिनिधि है। अगर ये तीनों वर्ग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें और सैनिक तथा व्यापारी वर्ग प्रशासक वर्ग के अधीन रहे तो न्याय का सद्गुण उत्पन्न होता है। परंतु व्यावहारिक दुनिया में व्यक्ति के स्तर पर असंतुलन होने पर भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, पक्षपात आदि का उत्थान होता है तथा राज्यों के स्तर पर प्रशासनिक अकर्मण्यता, क्रोनी कैपिटलिज्म मुद्दों को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष लिखते हैं इसमें, निष्कर्षता प्लेटो की नीति मीमांसा राज्य एक व्यक्ति को न्याय जैसे सर्वोच्च सद्गुण की प्राप्ति हेतु राह दिखाती है। तो काफी सटीक और तथ्यात्मक इन्होंने लिखे हैं ये फैक्ट्स। आगे तीसरा क्वेश्चन है सुकरात के बारे में। ये आपकी एथिक्स की कॉपी है तो उसी को ये लिखते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। 125 शब्दों की है। सुकरात के नैतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो अंकित गौतम लिखते हैं, सुकरात का मूल्य उद्देश्य ऐसी सार्वभौमिक नीति मीमांसा की स्थापना करना है जो कि विभिन्न व्यक्तियों और वे देश काल से प्रभावित न हो। सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है जो कि कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। सुकरात ने ज्ञान को प्रमुख सद्गुण माना है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय तथा कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता से है। सुकरात के अनुसार सभी नैतिक बुराइयां अज्ञान से ही पैदा होती हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति शुभ अशुभ में भेद करना नहीं जानते। समाज को नैतिक बनाने का एक ही रास्ता है और वो यह है कि कठोर अभ्यास द्वारा
व्यक्तियों में ज्ञान सद्गुण का विकास किया जाए। सुकरात के अनुसार ज्ञान एकमात्र सद्गुण है और शेष सद्गुण साहस, संयम, विवेक और न्याय आदि इसी के विशिष्ट रूप है। निष्कर्षतः सुकरात की नीति मीमांसा ज्ञान की महत्ता को सर्वोच्चता प्रदान करती है। तो देखिएगा टॉपर्स कैसे लिखते हैं, पहले प्रस्तावना में 3-4 लाइनें लिख दिया, उसके बाद में मेन पार्ट में 10-12 लाइन, उसके बाद में 2-3 लाइन कंक्लूजन में, और फिर इसको मतलब जब एंड करते हैं तो वहाँ पे पूरी बात को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी बात पूरी कह दी है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। 4th क्वेश्चन देखेंगे। कांट की अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, साथ ही बताइए कि ये मानव जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 200 वर्ड में लिखना है। अंकित गौतम जी लिखते हैं, पश्चिमी दर्शन में कर्तव्यवादी या फिर निरपेक्षवादी नीति मीमांसा का चरम विकास कांट के दर्शन में हुआ है। उसके नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से है। अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी विचारधारा कांटे, ये मतलब हेडिंग है, कांटे के अनुसार केवल शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। शुभ संकल्प से तात्पर्य उस दृढ़ निश्चय से है जो व्यक्ति की विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित है। कांट ने शुभ संकल्प की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत दिया है जिसे वह कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहता है। कांट के अनुसार मनुष्य के अंदर विवेक और वासना का कठिन संघर्ष चला रहता है। इस स्थिति में नैतिक कर्म वह है जो सारी वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर केवल कर्तव्य पालन के रूप भाव से किया जाता है। ठीक है, ये सही लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से ये वर्णन करते हैं। मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ये मेंशन किया है। तात्कालिक इच्छा या वासना द्वारा प्रेरित, दूसरा है अपने हित के लिए सोच समझकर किए गए जाने वाले कर्म, और थर्ड है केवल कर्तव्य निभाने की प्रेरणा से किए जाने वाले कर्म। तो ये 3 कर्म होते हैं। इनमें से नैतिक कर्म केवल यह है कि वह तीसरे वर्ग में शामिल है। निरपेक्ष आदेश निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वह किसी अन्य शुभ या परिणाम की अपेक्षा सुख या परिणाम की अपेक्षा नहीं रखता। नैतिकता की दृष्टि से ये स्वतः साध्य है। कांट के अनुसार वही आदेश निरपेक्ष हैं जिनसे व्यक्ति सार्वभौमिक मानने को तैयार हो। कांट ने नैतिक व्यवस्था के संचालन के लिए 3 आधारभूत माध्यमों को स्वीकार किया है: संकल्प की स्वतंत्रता, जनता की अमरता, आत्मा की अमरता तथा ईश्वर का अस्तित्व। संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व, ये 3 आधारभूत माध्यमों को स्वीकार किया है। ये नैतिक व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट है कर्म के सोपान क्रम का निर्धारण, नैतिक कर्म के बारे में जानकारी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में अंकित गौतम लिखते हैं, व्यक्ति को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है कर्म की महत्ता को बढ़ावा, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं, निष्कर्षता कांट की विचारधारा गीता के निष्काम कर्मयोग के काफी नजदीक खड़ी नजर आती है। तो इन्होंने काफी सटीक लिखा है और ज्यादा भाव में वह नहीं है, जितना लिखना चाहिए उतना ही लिखे हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है, यही मेरा धर्म है। अब्राहम लिंकन के अनुसार ये वाक्यांश बोले गए हैं। तो 200 शब्दों में इसको बताना है, यानी लिखना है। ये कथन है अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। तो अंकित गौतम जी लिखते हैं, उपर्युक्त कथन अब्राहम लिंकन द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कि उनके लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का परिचय देता है। अच्छा करने से तात्पर्य किसी कार्य के अच्छे करने से है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भूखे को खाना खिला देता है तो उसे परम संतोष का अनुभव होता है। उसी प्रकार यदि कोई सिविल सेवक अपने पद का सदुपयोग करता है तो उससे जनता की आवश्यकताएं पूरी
होती हैं जो कि अ, उस सिविल सेवक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, जैसे कि टीएन सेशन, चुनाव सुधार, डॉक्टर समित शर्मा, जेनरिक दवाओं की बीपीएल परिवारों एवं को उपलब्धता पहुंचाना। यानी डॉक्टर समित शर्मा जेनरिक दवाओं की बीपीएल परिवारों तक उपलब्धता बढ़ाकर बढ़ाना या बढ़ावा देना। बुरा करने से बुरा, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। बुरा करने से तात्पर्य पद का दुरुपयोग करने से है या किसी के साथ धोखेबाजी करना। उदाहरण, यदि कोई सिविल सेवक भ्रष्ट आचरण के लिए है तो उसे बुरा कार्य कहा जाएगा। जैसे कि प्रदीप शर्मा पूर्व आईएएस, ये घोटाला किए थे। किंतु कभी कभी बुरा कार्य अनजाने में हो जाता है, जिसे अरस्तू की भाषा में कहें तो अनजाने में गलत कार्य हो जाना। ऐसा कार्य नैतिकता की परिधि में नहीं आता, क्योंकि इसमें व्यक्ति की नीयत गलत कार्य करने की नहीं थी, परंतु फिर भी एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ऐसे कर्म कार्य होने पर दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें किसी का बुरा भी हुआ है। अब अंकित गौतम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्षता, लिंकन का कथन वर्तमान में राजनेताओं, सिविल सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है। तो इन्होंने देखो कितना अच्छा लिखा है, सारे विचार भी रख दिए और एग्जाम्पल के साथ में। यही टॉपर्स की निशानी है और यही टॉपर्स करते हैं, जिससे कि जो मीडियोकर होते हैं, जो बीच वाले लड़के होते हैं, उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है, इसके बाद में ये सेशन एंड होगा। भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। ये 200 शब्द में लिखना है। तो अंकित गौतम लिखते हैं, पश्चिमी विचारक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसका मुख्य बल समानता की जरूरत है। आगे लिखते हैं गौतम जी, भारत के संदर्भ में महत्व क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना नीति निदेशक तत्वों में समानता की बात कही गई है, जो कि रॉल्स की विचारधारा के अत्यंत निकट है। दूसरा पॉइंट अंकित गौतम लिखते हैं, रॉल्स गरीबों वंचितों के हित में सकारात्मक भेदभाव की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आरक्षण नीति का मूल आधार भी यही है। तीसरा पॉइंट है, रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत स्वतंत्रता का समान अधिकार हो, जो कि दूसरों की स्वतंत्रता के अनुकूल हो। फोर्थ पॉइंट में है, सभी के लिए पद व हैसियत प्राप्त करने के अवसर खुले हों। अनुच्छेद 15, 14, 15, 16, इसमें समानता का अधिकार बताया गया है। सीमाएं क्या है इसकी? हालांकि जॉन रॉल्स पहचान रहित वर्ग के निर्माण की बात करते हैं, जबकि भारत एक विविधतापूर्ण वर्ग वाला देश है। जॉन रॉल्स समानता के क्रम में कुछ विषमताओं को अपवाद स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं, जबकि भारतीय संविधान विषमताओं के अनुकूल की बात विषमताओं के उन्मूलन की बात करता है। फिर कंक्लूजन में लिखते हैं अंकित गौतम, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रॉल्स का समानता का सिद्धांत भारतीय संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो पड़ा है तथा उसकी अधिकांश विशेषताएं भारतीय संविधान में स्पष्ट नजर आ जाती हैं। तो अंकित गौतम की ये कॉपी थी, काफ़ी सुचारू रूप से अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट दिया है, इसमें लिखा है, जो तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को इंस्पायर करेगा कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय RO प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच एक्टिव हैं। इन बैच को लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS वंडर्स से जुड़ना होगा। वहाँ पे आपको इन बैच की पूरी डिटेल्स उपलब्ध होगी और लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।